तो आज हम समर्पण सीरीज टेस्ट 8 का डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि कौन से मूल राशियां भौतिक मूल राशियां हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भौतिक मूल राशि है, फिजिक्स में टोटल 7 होते हैं। इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो लंबाई हो गया और इसमें समय, द्रव्यमान, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, टोटल 7 भौतिक मूल राशियां हैं। और इसी मूल राशियों को मॉडिफाई करके व्युत्पन्न राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक पिकोमीटर जो है, एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। और एक जो पारसेक होते हैं, चूंकि प्रकाश वर्ष की जो दूरी, प्रकाश वर्ष चूंकि दूरी का मात्रक है, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और एक पारसेक 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 10⁻12 मीटर है, -12 मीटर, ये पिकोमीटर है। अगर यह +12 मीटर होता तब वो टेरा होता वो। और 10⁹ क्या है, गीगा है। 10⁻6 क्या है, मेगा है। ठीक है, उसी तरह से 10⁻−6 रहता तो माइक्रो हो जाता, और -9 रहता तो नैनो हो जाता। पावर का मात्रक है, तो चूंकि पावर जो होता है वर्क बाई टाइम होता है, तो वर्क का मात्रक जूल हो गया और टाइम का सेकंड हो गया तो जूल सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है तो ओम मीटर जैसा देखते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का है। एम्पियर से हम विद्युत धारा नापते हैं। और डॉप्सन जो है ओजोन परत की जो मोटाई है। और क्यूसेक कितना जो है वॉल्यूम जल का बहाव हुआ है। तो डी का आंसर, इसका आंसर टोटल ए हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 5 नंबर में हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक, यानी जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, और मॉइस्चर को मेजर करता हो। तो वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वह हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और वस्तु की सापेक्षिक अगर घनत्व नापना हो तो उसको हम किससे नापेंगे, हाइड्रोमीटर से। यह हाइग्रो है और वो हाइड्रो है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व। दूध की शुद्धता जो नापेंगे हम लैक्टोमीटर से। और जो वर्षा मापक यंत्र है, वर्षा मापक यंत्र देखते हैं तो यूडोमीटर से नापते हैं। जबकि वर्षा की जो कितनी मात्रा है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, उसको रेनगेज से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश राशि। तो सदिश राशि वो होता है जिसमें कि सदिश मतलब साथ, यानी दिशा साथ में होना चाहिए। तो सदिश में क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स है तो किस दिशा में बल लग रही है, तो इसलिए इसमें दिशा भी है। तो जैसे कि सदिश राशि में क्या आएंगे, बल है, संवेग है यानी मोमेंटम है, जो एंगुलर टॉर्क मोमेंटम हो गया, फिर बलाघूर्ण हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्रवणता हो गया, डिस्प्लेसमेंट है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस जो एक डायरेक्शन से खींचा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक सदिश राशि है। बट दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन है कि बस के अचानक चलने पर, तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये जड़त्व का क्वेश्चन है कि जब बस चलती है तो क्या होते हैं कि बस पर जो बैठे पर्सन है या खड़े जो पर्सन है ना, वो खड़े पर्सन का जो पैर है वो चूंकि बस के सरफेस से कांटेक्ट रहता है, तो वह क्या है कि बस के मूव होने से वह मूव होने की दिशा में प्रेरित हो जाता है। बशर्ते जो ऊपर का बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वह अभी भी स्थिर है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा में क्या है ना, मूवमेंट में थोड़ा लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। गेंद पकड़ते समय अपने हाथों के पीछे की ओर संवेग शून्य करके खींचते हैं ताकि चोट कम लगे। बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगती है, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज ए अपोजिट रिएक्शन। तो अगर बंदूक की गोली आगे जा रही है तो व्यक्ति को झटका पीछे की ओर लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रह की जो परिक्रमण गति है वह
वह जो है ना अभिकेंद्रीय बल के कारण वह एक निश्चित पाथ पे घूमती रहती है। जो वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन वह क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यानी अपकेंद्रीय बल से निकलता है। तो ये दोनों का जो ये अपकेंद्रीय सेकंड में होना चाहिए था और अभिकेंद्रीय फर्स्ट में होना चाहिए था। कार या बस द्वारा वक्रीय पथ यानी जो कर्व एरिया है मुड़ते समय अभिकेंद्रीय बल केंद्र से विपरीत दिशा में काम करता है, नहीं अभिकेंद्रीय बल सेंटर की ओर काम करता है और अपकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी सतह पर स्थित विद्युत स्थित अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिमान घर्षण कहते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि स्थिर वस्तु पर रखी हुई वस्तु और उस सतह की जो घर्षण बल है वह स्टैटिक घर्षण कहलाते हैं, स्थिर घर्षण। और स्थिर घर्षण में जब हमारा जो बल है वह घर्षण बल के लगभग बराबर हो जाता है तब वह सीमांत घर्षण कहलाता है। यानी स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है सीमांत घर्षण है, और जब सीमांत घर्षण को पार कर जाता है यानी हमारे द्वारा लगाए गए बल वह सीमांत घर्षण से ज्यादा हो गया तब वस्तु क्या होती है, मूवमेंट में चली जाती है। और घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, घर्षण बल तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो 9 का आंसर बी होगा। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है कि कोई भी वस्तु क्यों ना हो जब तक कि वो तब तक स्थिर रहेगा या गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इससे बल की परिभाषा मिलती है। सेकंड नियम जो है वो क्या बोलती है कि सेकंड नियम बोलता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी संवेग परिवर्तन यानी पी यानी मोमेंटम, यानी मोमेंटम होता है mv, तो dp बाई dt यानी dmv बाई dt हो गया यानी ma हो गया, यानी बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय गति नियम से। और तृतीय जो गति नियम है वह क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया न्यूटन का पहला नियम है, यह सेकंड दूसरा नियम है और थर्ड ये तीसरा नियम है। अभी देखिए क्या है कि 11 नंबर में कि सितार क्या करती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है यांत्रिक ऊर्जा है उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल सही। विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबक ऊर्जा में बदलती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की ऊर्जा, चूंकि ऊंचाई पर रहने से क्या है कि mgh स्टैटिक जो एनर्जी है mgh होता है मास, g मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब हाइट, यानी ऊंचाई पर उसके पास स्थितिक ऊर्जा रहती है mgh। और जब ऊंचाई से नीचे गिरेगी तो उसमें वेलोसिटी आएगा तो वह काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ठीक है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल सही है, तो ये सी नंबर गलत है। न्यूटन के अनुसार दो पिंड के मध्य आकर्षण बल जो होता है, तो जो न्यूटन है वह गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक जो जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। तो उसने दिए हैं कि जब दो पिंड आपस में भी एक जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं, जिसमें कि वह फोर्स का जो मान होता है g m1m2 बाई r²। m1 m2 यहाँ दो पिंड का द्रव्यमान है और r जो है उस दोनों पिंड के केंद्र बिंदु से दूरी है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि दो बॉडी आपस में जो फोर्स लगाते हैं वह दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उस दोनों वस्तु के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए इसका 12 का डी होगा। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी बॉडी, कोई भी जो सैटेलाइट्स है वह कितनी ऊंचाई पर आधारित है उस पर उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। जितना ऊंचाई पर रहेगा उसका कक्षीय वेग उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा परिक्रमण काल भी होगा। ठीक है। तो इसलिए दो उपग्रह का वृत्तीय कक्षा चक्कर लगा रहे हैं तो उसके क्या होंगे, वेग समान होंगे एक ही वृत्ताकार कक्षा में, यानी ऊंचाई सेम है तो वेग भी समान होंगे, क्योंकि ऊंचाई पे उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है और ऊंचाई के साथ परिक्रमण काल भी निर्भर करता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी जो है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है तो वह क्या है, लेटेंसी उसकी ज्यादा होती है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वह
उसका जो समय काल कम होता है, जिसमें अभी देखते होंगे कि एलन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक जो दिया है सैटेलाइट, उसमें क्या है कि 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किए हैं, जिससे उसका इंटरनेट हाई स्पीड है। और अभी भारत के पहला निजी कंपनी अनंत टेक ने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर दूरी पे वह फिक्स करेंगी, जिससे उसकी लेटेंसी अधिक होगी, यानी थोड़ा सा स्लो होगा उसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है कि केशिकत्व। अभी देखिए केशिकत्व कैपिलरी एक्शन क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो केशिकत्व क्या होता है कि द्रव जो है ना वो गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में किसी ट्यूब में अगर ऊपर चढ़ता हो या नीचे उतरता हो, इसी प्रवृत्ति को हम कैपिलरी कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। और जो कैपिलरिटी एक्शन है, यह उस जो ट्यूब है ना, वह जो फनल है, वह ग्लास का जो एक कांच है या किसी भी प्रकार की जो भी है केसनली हो, उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है कि त्रिज्या कम होने से कम चढ़ेगी, ज्यादा होने से ज्यादा चढ़ेगी। केसनली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। इसलिए देखते होंगे कि खेत की प्रॉपर जुताई करनी पड़ती है गर्मी के समय में, क्योंकि खेत की जुताई करने से क्या है कि केसनली टूट जाती है और जो पानी का रिसाव जमीन के अंदर तक जाना होता है या ऊपर में वेपराइजेशन होना होता है, वह टूट करके नमी बनाए रखती है। स्याही में जो भी पेन स्याही होती है, लालटेन में जो मिट्टी का तेल खींचता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, कैपिलरिटी एक्शन का ही उदाहरण है 14 में। अब देखिए 15th में क्या है कि सेंता के बारे में पहले समझते हैं, तभी हम आगे समझ पाएंगे। तो सेंता क्या है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी विस्कोसिटी का मतलब सिंपल समझिए गाढ़ापन, ठीक है। यानी कि कोई भी जो लिक्विड होते हैं ना, उनके हर एक लेयर बाय लेयर एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी विरोध करने की जो प्रवृत्ति है ना, इसी विरोध करने की जो दोनों परत के जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है विरोध करने का, उसको ही हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। द्रव जो है अपने ही परतों के बीच में एक गति का विरोधी गुण रखते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो एक आइडियल फ्लूइड होता है, एक आदर्श जो तरल होता है, द्रव होता है, उसके हर एक लेयर के बीच में कोई भी तरह का विरोध नहीं होता है, इसलिए उसका सेंता शून्य माना जाता है, ठीक है। अब सेंता जो है, सेन जो अणु है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव मतलब ससंजक बल। दो अणुओं अगर समान प्रवृत्ति का हो तो दोनों के बीच में ससंजक बल लगते हैं। अब देखिए क्या है कि सेंता को मैं बताया कि शॉर्ट ट्रिक में गाढ़ापन से याद रखिए। तो सेंता का अगर क्रम सजाने आ गया एग्जाम में, तो जैसे शहद है, पानी है, केरोसिन है, पेट्रोल है, गैस है, तो शहद चूंकि सबसे ज्यादा गाढ़ा है, तो उसके बीच के जो लेयर है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा विरोधी गुण पाए जाएंगे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो शहद का सेंता ज्यादा है, उसके बाद पानी का, उसके बाद केरोसिन का, उसके बाद पेट्रोल का, और उसके बाद गैस का। क्योंकि गैस में अणु दूर दूर होते हैं तो विरोधी गुण कम पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आदर्श तरल का जो द्रव की सेंता शून्य होती है, ये गलत स्टेटमेंट है, अधिक नहीं होती है, शून्य होती है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में सेंता बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि अणु इसके दूर दूर होते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों की सेंता घट जाती है, ठीक है। क्यों घटेगी? क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं कि बॉईल करने लगते हैं, अणु एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, इसलिए इसकी सेंता घट जाती है। लेकिन गैस में बढ़ जाती है क्योंकि कंप्रेस हो जाते हैं उसमें। 16 में देखते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो नॉन विस्कस लिक्विड हो, मतलब जिसके बीच में गति विरोध ना हो दोनों परतों के बीच में, तो अगर कोई नॉन विस्कस यानी अश्यान द्रव हो, तो अगर वो एक रेडियल प्रवाह कर रहा हो किसी ट्यूब में, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एक इकाई वॉल्यूम में जो नियत ऊर्जा होगी वह कांस्टेंट रहती है, और वेलोसिटी और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी का उदाहरण यह डी नंबर में है कि क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, सैड का उड़ जाना, गतिमान प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं खड़ा होना, नहीं तो गिरने का चांसेस रहते हैं। 17 में क्या है कि द्रव में, अब देखिए कि हमें पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। कि सरफेस टेंशन है कि जो जैसे कि सरफेस है, कोई भी लिक्विड का सरफेस है, ऊपरी सतह है, उसके
जो लेयर है ना एक दूसरे को खींच करके रखते हैं, और खींच करके तब रखेंगे जब कोई घुलनशील द्रव रहेगा, तो घुलनशील द्रव मिलने से वो और खींच करके रखना शुरू करेगा। यानी हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होते हैं? तो सरफेस टेंशन होता है कि किसी द्रव का जो सरफेस है उस पर खींची गई काल्पनिक रेखा की यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, लंबवत कितना बल लग रहा है। तो इसलिए सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वह फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी सरफेस के इकाई लेंथ पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो अगर घुलनशील मिलाएंगे तो क्या होगा कि सरफेस में मिल जाएंगे और उसकी जो टेंशन है, खिंचाव है, उसको और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए बढ़ जाती है। और अघुलनशील से क्या होता है कि गैप हो जाता है, ठीक से नहीं घुलेगा तो क्या करेगा, उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है, अभी देखिए कि जैसे कि जल में अगर मान लीजिए कि अल्कोहल दिया जाए तो चूंकि ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए सरफेस में खिंचाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाती है। ठीक है, ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का जो सरफेस टेंशन होता है कम होता है, इसलिए जीभ पे आसानी से फैल जाते हैं और अधिक टेस्टी लगते हैं। अभी देखिए क्या है कि प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं कि किसी को जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल उसको हम खिंचाव किए, अगर छोड़ने के बाद पुनः फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उसको इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर यानी अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी स्ट्रेस बाय जो स्ट्रेन का रेशियो होता है ना, उसको यंग मॉडुलस कांस्टेंट बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात एक कांस्टेंट दर्शाता है। बिल्कुल सही है। अभी देखिए कि ध्वनि का जो पिच है, ध्वनि का पिच किस पे निर्भर करेगा, तो फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगा। ठीक है ना। और ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड है ना वो उसकी लाउडनेस पे डिपेंड करता है, प्रबलता पे। और इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और उसके बीच के दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अभी देखिए क्या है कि 20 नंबर में प्रकाश, इसमें सजाना है। तो इसमें देखते हैं कि 20 नंबर में क्या है कि प्रकाश में देखिए क्या है, प्रो से प्रस्थ यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि में ध से धैर्य यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होते हैं, लंबवत गति करते हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य में गति के अनुदिश या समानांतर गति करते हैं। ठीक है, इसलिए 2-3 इसलिए इसका 3-4 सही है। अब ये देखिए 21 नंबर देखते हैं कि 21 नंबर में देखते हैं क्या चीज है कि अपसर्प तरंग। अपसर्प का मतलब होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे कि भूकंप के समय जो पृथ्वी की कंपन आती है ना, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, उल्का पिंड से जो उत्पन्न तरंगे होते हैं उसको इंफ्रासोनिक यानी अपसर्प तरंगे बोलते हैं। तो इसका अपसर्प का 20 हर्ट्ज से कम होगा। और सर्प यानी सोनिक वेव्स जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, जिसे हम सुनते हैं, मनुष्य हो जानवर हो जो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो सब सर्प तरंगे होते हैं। प्रासर्प यानी अल्ट्रासोनिक, ये हो गया इंफ्रासोनिक, ये हो गया सोनिक, और ये अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं जिसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, उसमें कह रहा है कि कौन सी माध्यम में ध्वनि का चाल, क्योंकि ध्वनि का चाल जो है ना ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, तो ध्वनि का चाल जो होता है एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, 6420। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम से अगर ध्वनि को क्रॉस किया जाए तो 6420 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करेगी। एल्युमिनियम के बाद स्टील का आता है, स्टील और लोहा में स्टील का ज्यादा आता है यानी 5960 और लोहा का 5950। ठीक है, स्टील में 5960 और लोहा में 5950 और पीतल में कितना आते हैं 4700 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में, उसके बाद पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड। और सबसे कम किस में आते हैं, तो सबसे कम आते हैं ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड और हाइड्रोजन में 1286। ठीक है,
40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होते हैं? तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है, और मेल्टिंग और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 होता है। तो फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो F - 32/9 बराबर C/5, उसके थ्रू हम 104 फ़ारेनहाइट निकालते हैं। उष्मा की किस विधि द्वारा बिना किसी माध्यम से विकिरण पहुंचती है? तो रेडिएशन यानी विकिरण। चालन में क्या होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और संवहन में क्या करते हैं कि जैसे दूध का गर्म होना, तो दूध की जो पेंदे की तली होती है ना बर्तन का, वो मॉलिक्यूल गर्म होकर के फिर ऊपरी सतह पे जाते हैं, और ऊपर का ठंडा दूध फिर नीचे आते हैं। तो ऊपर नीचे प्रोसेस में ये संवहन का कार्य करती है, संवहन माध्यम से। अब है 25 नंबर, इसमें पूछ रहा है सही प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसको बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो वह जो मूल विचलन है अविलंब से या तो दूर भागेगी या तो नजदीक आएगी। यह निर्भर करता है कि वह सघन माध्यम में जा रही है या विरल माध्यम में। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कोई भी छड़ी रखी हुई है कोई भी पानी में, तो वह टेढ़ी नजर आती है, ठीक है। और जो भी रंग रूप से जो भी हो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो आकाश का, समुद्र का रंग जो भी है नीला है, वह प्रकीर्णन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, जिस वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो 25 का डी होगा। 1 का आंसर तारे टिमटिमाना होता, और 2 का प्रकीर्णन के कारण आकाश और समुद्र का रंग नीला होता। अब देखिए 26 नंबर में कि प्राइमरी रंग पूछ रहा है। तो प्राइमरी रंग वो होते हैं जिसे किसी मिश्रण से प्राप्त नहीं होता है। यह जो है ना 7 रंगों में से लाल, हरा, नीला एक प्राइमरी कलर होते हैं, और इसी प्राइमरी कलर को मिलाने के बाद सेकेंडरी कलर प्राप्त होते हैं। तो अगर ये लाल हरा को मिला देंगे ना तो पीला हो जाएगा, और हरा और नीला को मिला देंगे तो श्यान हो जाएगा। और इस नीला और ये लाल, नीला लाल को मिलाने के बाद क्या बनेगा? मेजेंटा, ठीक है। अब आते हैं 27 में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ चाल और तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कौन सा सही है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, ये गलत है, कम लिखा है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल रंग का चूंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, ठीक है, तो अपवर्तनांक इसका बैंगनी से कम होगा, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 29 में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो प्लेन मिरर है उसकी ओर भी गति से गति करेगी तो दर्पण अपने 2v वेलोसिटी से मूव करता प्रतीत होगा। और इसमें एक चीज बता दूं कि यदि कोई आपतित किरण हो, उसको नियत रखते हुए दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा देंगे ना तो परावर्तित किरण भी 2 थीटा से घूम जाएगा। और समतल दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधा होना चाहिए, ठीक है। किसी गोले दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। और जो उत्तल लेंस होते हैं उसकी आवर्धन पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का निगेटिव होता है। अभी देखिए इसको देखते हैं हम 31 में। तो 31 का देखते हैं कि मायोपिया जो है, मायोपिया का क्या होगा कि जो निकट की स्थिति को तो देख सकता है, निकट की वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस तरह का जो दोष उत्पन्न होता है उसको शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जो इमेज बनना चाहिए वो रेटिना के पहले बन जाती है, ठीक है। इसलिए इसको अवतल लेंस की मदद से रेटिना तक इमेजिंग किया जाता है, ठीक है। अब है कि हाइपर मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूर की स्थिति को देख सकता है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को वस्तु को नहीं देख पाता है, और इस तरह के दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो और जरा दृष्टि दे उसमें, तो जरा मतलब बाय बाय, जरा बाय बाय करो, जरा से बाय मतलब बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष और एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदकता को, अबिंदकता किसको बोलते हैं कि जो क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट नहीं दिखती हो, ठीक है ना, उसको सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं। तो इस तरह से 31 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अभी देखिए 32 में देखते हैं कि अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। बिल्कुल सही। जब प्रकाश अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में हो तो उसका अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और 3 नंबर में है कि क्रांति कोण से अगर ज्यादा हो जाए आपतन कोण तो उसमें क्या होता है कि फिर से उसी मीडियम में लौट जाता है, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सी सही है। 33 में क्या है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होगा ना उसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, और अवतल दर्पण का सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में। ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है। उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मिरर, यानी जो किरणों को फैला दे, तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है। और ठीक उत्तल लेंस और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं। 34 में क्या है कि इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष जो है ना, प्रकाश का परावर्तन हो, टोटल रिफ्लेक्शन हो, जो वर्ण विक्षेपण हो, अपवर्तन हो, इसके कारण से इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। अब इंद्रधनुष क्या है कि सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब जब इंद्रधनुष बनती है बारिश के समय में तो 2 तरह का इंद्रधनुष देखने को मिलता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होते हैं कि जिसमें 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन सिर्फ हो, तो उसमें प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और यह चमकीला और छोटा होता है, ठीक है। इसमें लाल रंग बाहर होती है और बैंगनी रंग अंदर होती है। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होते हैं, ठीक है। और यह थोड़ा धुंधला और बड़ा दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा सा लगता है डार्क शेडो टाइप का। तो द्वितीय इंद्रधनुष होते हैं और इसमें लाल रंग अंदर और बैंगनी रंग बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। 35 में क्या है कि वस्तु का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनना रेटिना पर निर्भर करता है। नहीं, वस्तु का छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनना उस वस्तु द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है, ठीक है। और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वह रेटिना पर 1/10 रहता है, ना कि 10th, ठीक है। 1/10 सेकेंड तक बना रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। और जो सिनेमा हॉल थिएटर में जो मूवी दिखाई जाती है इसी सिद्धांत पे काम करती है। जो सिंपल माइक्रोस्कोपी होते हैं वह कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होते हैं जिसकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होती है। और आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, m = 1 + d/f, जहां d जो है न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर और l जो है ना यानी f जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। 37 में देखते हैं कि एक आदर्श आमीटर क्या है, जो करंट को मेजर करे। तो करंट मैक्सिमम कैसे मेजर करेंगे, जब उसके सीरीज में 0 रेजिस्टेंस रहेगा, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। यहाँ लिखा है प्रतिरोध 0 से अधिक होता है, गलत स्टेटमेंट, 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है। तो वोल्ट मीटर का जो है ना वह पैरेलल में जोड़ा जाता है और इसका आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये लिखा है 0, गलत है। अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि उसके जो सीरीज में है वो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे जिससे कि मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सके। यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो क्या होता है कि जो खोखली जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके बाहरी पृष्ठ पर टोटल जो विद्युत आवेश हैं वो जमा हो जाते हैं, इसलिए अंदर के व्यक्ति सुरक्षित हो जाएंगे, बशर्ते बाहर में उसकी बॉडी पर
विद्युत का आवेश जमा रहते हैं। अब देखिए ओम का नियम क्या है कि यदि तापमान और अन्य जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तापमान और उसकी जो चालक की भौतिक अवस्था हो उसको अगर स्थिर रखा जाए तो जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है ना, यानी जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होंगे ना वो दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वह ओम्स का नियम है। अब कूलॉम का नियम क्या है कि दो चार्ज के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होंगे वह K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होते हैं, और जिसमें कि K जो है ना एक कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर में देखते हैं कि हमें पूछ रहा है कि प्रति चुंबकीय। अब चुंबकीय से तो पता चल रहा है कि जो भी अट्रैक्ट करता हो, लेकिन प्रति चुंबकीय जो विकर्षित करता हो, ठीक है, यानी चुंबक के निकट ले जाने पर वो प्रतिकर्षित करता हो, इसलिए उसको नाम प्रति चुंबकीय पड़ गया है। और प्रति चुंबकीय में क्या है कि जो जो महंगे मटेरियल्स हैं जैसे सोना चांदी हीरा, याद रखिए सोना चांदी हीरा। उसके बाद जल है तो जल में घुलनशील क्या होते हैं, नमक, तो जल हो गया, नमक हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पारा हो गया, तो ये सब क्या है प्रति चुंबकीय है, ठीक है। सोना चांदी और हीरा, उसके बाद जल में नमक घुलनशील होते हैं, गैस में देखते हैं तो बिस्मथ है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, पारा है, ये सब क्या है, पारा तो चूंकि द्रव है, तो ये सारे प्रति चुंबकीय हैं। अब देखते हैं कि एक अनुचुंबकीय भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होता हो, अंशतः आकर्षित होता हो, उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं, और इस प्रवृत्ति को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, अनुचुंबकत्व। और एक पहचानने का नियम बता देते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ में लास्ट में मो रहेगा, जैसे कैल्शियम मो है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, मो रहता है लास्ट में, और मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि चुंबकीय तो जो भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें मिलान करना है, तो रेडियो एक्टिविटी तो हेनरी बैकरेल ने किए हैं, ये गलत है। परमाणु का खोज तो जॉन डाल्टन किए हैं, लेकिन परमाणु संरचना का खोज नील्स बोर्स और रदरफोर्ड ने 1913 में किए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने 1905 में खोज किए हैं, और नाभिकीय रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का एनरिको फर्मी, ये सही है। इसमें क्या है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसके जो चालकता होते हैं वह चालक और कुचालक के बीच में रहते हैं, बिल्कुल सही है। और नेज अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, वो सिलिकॉन जर्मेनियम के बने रहते हैं, उसकी चालकता कम होती है, और उसमें अशुद्धि यानी डॉपिंग करके एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक बनाते हैं, जिसमें उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है डॉपिंग करके, ठीक है। इसलिए 42 का सी होगा। अतिचालक क्या है, सुपर जो कंडक्टिविटी है, तो जो कम तापमान पर उसकी प्रतिरोधकता जो है घट के शून्य हो जाती है और कंडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है। बी नंबर आंसर है। उसके बाद क्या है 44 में, डायोड क्या होते हैं, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें सिलिकॉन जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या है, जो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी होते हैं, एक एनपीएन होते हैं। पीएनपी में जो होते हैं होल्स यानी पॉजिटिव कैरियर ज्यादा होते हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। 1 और 2 दोनों सही है। अभी मिलान करना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने किए थे। तो इस तरह से 45 का ए हो जाएगा। 46 में देखते हैं कि लिडार का मतलब क्या हुआ, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो लिडार जो टेक्नोलॉजी है ना, वह क्या करते हैं कि एक एयरबोर्न पद्धति का उपयोग करते हैं, जिससे सूचना एकत्र करते हैं, जिसमें पृथ्वी के आकार कैसा हो, सतह संबंधी गुण को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। लेजर क्या है, लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड रेंजिंग होता है। लेजर का मतलब क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। और इसका खोज जो है, इसका प्रयोग कह सकते हैं थियोडर मेनन ने किए थे, ठीक है ना।
अब मेजर क्या है? मेजर का मतलब होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसमें माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स का प्रवर्धन किया जाता है। तार विहीन संचार प्रणाली में एंटी लेजर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है तो कोई भी नहीं है, सारे सही हैं। आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वह 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc², E फॉर एनर्जी हो गया, m फॉर मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और c तो स्पीड ऑफ लाइट है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये बोलता है कि एनर्जी जो है मास में दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। कौन सा सही है? तो आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल गलत है। आकाश में टोटल 89 तारामंडल है, ये बिल्कुल सही है। तारा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन होता है उसमें। अभी देखिए क्या है कि 50 में पूछ रहा है कि भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। तो इसमें आपको बता दूं कि भौतिकी और रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहेगा तो नई दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। अगर कहा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है तो देहरादून, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला तो जमशेदपुर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR यह मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना, यह मुंबई में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। ध्यान दीजिए कि भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, लेकिन भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो लेवोजियर कहा जाते हैं, और ये जो लेमार्क और ट्रेबनस है ना, यह 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कौन से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगभग 46.60% है। उसके बाद सिलिकॉन है 27.72%, तो 46.60% लगभग ऑक्सीजन है, और सिलिकॉन कितना है 27.72%। लेकिन पृथ्वी के भूपटल पर अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम है 8.13% और लोहा है 5%। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लोरिनेटेड गैस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड वह उत्तरदायी नहीं है। अभी देखिए जो गैस के नियम होते हैं ना, PV = nRT, उसमें बताता हूं कि PV = nRT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ गैसेस, R फॉर गैस कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर है। तो PV = nRT में अगर तापमान को कांस्टेंट रख दिया जाए तो P क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। यदि प्रेशर यानी दाब जो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसको बॉयल्स का नियम बोलते हैं। अगर P को कांस्टेंट कर दिया जाए प्रेशर को, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो तो उसको चार्ल्स का नियम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए तो क्या होगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसेस जो होंगे वही एवोगाड्रो लॉ है। ठीक है, देखिए समान ताप और दाब पर, यानी PV = nRT में P और T दोनों को कांस्टेंट कर देंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा, वही एवोगाड्रोज लॉ है। ठीक है, और जो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है, विसरण का जो दर होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो डेंसिटी ऑफ द गैसेस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 55 में देखते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण के संबंधित डुब्रिनेट का त्रिक नियम बोलता है कि जो दो सक्सेसिव जो तत्व है मिडिल उसका एवरेज होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक का नियम दिए थे। तत्व के गुणों परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे मेंडलीफ के अनुसार, अब परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे मोजले के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो पहले किसका होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। हाइड्रोजन से हवा जलाने पे H+O2 क्या देगा? H2O देता है, जल। जल को एक अच्छे सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने से क्या है कि यह किसी भी मटेरियल को आसानी से घुला लेते हैं, इसलिए ये अच्छे सॉल्वेंट माने जाते हैं। अभी देखिए 60 नंबर अच्छा क्वेश्चन है कि जल की जो टेम्पोररी जो कठोरता है, अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण आती है। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और अस्थायी कठोरता किससे आएगा? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण क्या आते हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। तो उसमें क्या है कि ना, बुझा हुआ चूना मिला दीजिए तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता अगर दूर करना हो तो उसमें परम्यूटेट विधि यूज करते हैं, और परम्यूटेट जो विधि है ना वो सोडियम जियोलाइट को कहा जाता है। ठीक है, अगर अस्थाई और यानी कि अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता दोनों खत्म करना है तो सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए, Na2CO3। भारी जल यानी D2O, तो D2O क्या है? एक ड्यूटेरियम का यौगिक है। ठीक है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया में सूचक के रूप में यूज करते हैं और नाभिकीय रिएक्टर में भी मंदक के रूप में यूज करते हैं। एक 3 में भूल गए थे कि 3 में क्या है कि वह जल जो साबुन को आसानी से झाग देता हो वह नॉर्मल जल कहलाते हैं, जो झाग नहीं देता हो उसको कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो कोई भी नहीं है, सारे गलत हैं। ठीक है, अभी देखिए 62 में क्या है? लिथियम क्या है ना, उसको चाकू से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है वो। ठीक है, हल्का भी, लाइटेस्ट भी मेटल है। अगर सबसे कठोरतम कहेंगे तो हम तो प्लेटिनम। सोडियम क्या है कि हवा में जलने लगती है, इसलिए उसको कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट है देखिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको अगर 150 से 160 डिग्री पर गर्म करेंगे ना तो यह क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं, जिसको शल्य चिकित्सा में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हड्डी को जोड़ने में या दंत चिकित्सा में। नेक्स्ट है 64 में क्या है कि हीरा और ग्रेफाइट दो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलाइन जो उसका क्या है? एलोट्रॉप्स है। ठीक है, 2 तरह के एलोट्रॉप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक एमोर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन अप्रूप और दूसरा असंरचनात्मक अप्रूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन के 2 शुद्ध क्रिस्टलीय अप्रूप है, लेकिन जो असंरचनात्मक अप्रूप है वह कोयला है, लकड़ी है, जो जंतु का कुछ चारकोल है, चिमनी का कालिक है, यह असंरचनात्मक अप्रूप है। तो इसलिए कह रहा है कि हीरा ग्रेफाइट 2 शुद्ध क्रिस्टलीय अप्रूप, बिल्कुल सही। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, बिल्कुल सही। और परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट मंदक के रूप में, बिल्कुल सही। और कोयला लकड़ी क्या है? असंरचनात्मक अप्रूप है। ठीक है, क्रिस्टलीय नहीं है। अभी देखिए क्या है कि कोयला का जो किस्म है इसमें कार्बन की मात्रा कितना कितना है उसके अनुसार सजाना है। तो एंथ्रासाइट सबसे शुद्धतम कोयला है, सर्वोत्तम कोयला बोलते हैं उसको। 90.98% कार्बन है उसमें। बिटुमिनस को सामान्य किस्म का कोयला बोलते हैं, जिसमें 70% रहते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोलते हैं, 60.70%। और पीट जो है ना वो क्या है कि इनिशियल स्टेज का कोयला है, निर्माणाधीन है, तो 50.60% है। इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। कांच क्या है कि एक यौगिक नहीं है, कांच क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण किसका है? तो सिलिका का है, सोडियम सिलिकेट का है, कैल्शियम सिलिकेट का, ये सब मिश्रण आते हैं। और इसका एक सूत्र, फिक्स सूत्र नहीं होता है कोई भी। ठीक है, कांच को एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, बिल्कुल सही है। कांच को धीरे धीरे ठंडा जो है ना एनिलीनीकरण कहते हैं। NaNneal एनिलीनीकरण कहते हैं, और इससे मजबूती आती है। लेकिन कांच को अगर जल्दी से अगर ठंडा करना हो, अतिशीघ्र ठंडा करना हो तो उसको क्वेंचीकरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। प्रयोगशाला में जो नौसादर है यानी अमोनिया बुझे चूने के साथ गर्म करने पर बनता है। ठीक है,
अभी देखिए 68 देखते हैं। तो 68 में क्या है कि हम देखते हैं कि लाल फास्फोरस का उपयोग विस्फोटक बनाने में यूज होते हैं, बिल्कुल सही है, दिया स्लाइम होते हैं। और चूहा मारने में जिंक फॉस्फाइड यूज करते हैं, ना कि सल्फाइड। होम सिग्नल में कैल्शियम फॉस्फाइड यूज करते हैं, ठीक है। प्रकृति रूप में पाए जाने वाले रबर में अगर सल्फर मिलाया जाए तो उसको वल्कनाइजेशन कहा जाते हैं। और वल्कनीकरण क्या है कि रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। जैसे कि कांच जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलता है और उससे इच्छित आकार के सांचों में ढालते हैं, उसी तरह से रबर को जो है ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। यही अनिलीकरण जो है ना धीरे धीरे ठंडा करना कांच को, और क्वेंचीकरण मतलब अति शीघ्र ठंडा करने की प्रक्रिया कांच को क्वेंचीकरण कहते हैं। पीतल से पिताजी याद रखिए, पिताजी मतलब कॉपर जिंक हो गया, ए का 3 नंबर, बी का 4 हो जाएगा। एसएन टीना और सीसा हो गया टांका में। और कांसा में क्या हो गया, कांसा में हो गया कि कॉपर और टीना हो गया। इस तरह से याद रखिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें कॉपर निकिल जस्ता होता है, ठीक है। 70 का बी हो जाएगा। सांद्र अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने को क्या बोलते हैं, निस्तापन। और सल्फाइड अयस्क को फेन प्लवन विधि से करते हैं, झाग प्लवन विधि से। अभी देखिए क्या हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोर श्वसन के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही। नियोन गैस का विसर्जन लैंपों में यूज करते हैं, बिल्कुल सही। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं, बिल्कुल सही है। और अक्रिय गैस वह होते हैं जो पूर्णतः ऑक्टेट पूरा कर चुके हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिविटी तत्व है। शुष्क वर्ग क्या कहलाते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 74 में देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि कौन सा अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन बोलते हैं, वह वर्षा जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण असमान रूप से अम्लीय हो जाते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हो NOx उत्सर्जन करता हो। और इससे क्या होता है कि pH का मान कम हो जाने से एसिडिटी आ जाती है। और अभी ताजमहल का क्षरण यही एसिड रेन का ही कारण बनता है। किसी भी नाभिक का परमाणु संख्या क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर ऐड करेंगे तो उसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। पुरातात्विक खोजों में काल निर्धारण में जो है कार्बन का जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति है, ठीक है, उसमें उसके समस्थानिक को यूज करते हैं, 6 कार्बन 14 को। 77 में क्या है, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस होते हैं जो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। कोल गैस हो जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। भाप अंगार गैस, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG क्या होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 78। तो 78 में क्या है कि ढलुआ लोहा जिसको कि कास्ट आयरन बोलते हैं, अब पिटवा लोहा को रोट आयरन बोलते हैं। तो कास्ट आयरन मतलब क्या है कि जिसमें कि कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है, ज्यादा होती है। और लोहा 93 से 94% होती है। और कुछ मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, मैग्नीज होते हैं। तो ढलुआ लोहा में कितना होता है, 2 से 4% कार्बन, जबकि पिटवा लोहा में मात्र होता है 0.1 से 0.25% कार्बन। इसलिए ये हार्ड होता है, मतलब इसलिए ये क्या होता है, आघातवर्धन होता है। ढलुआ लोहा में 93 से 94% लोहा होते हैं, वहीं पिटवा लोहा में 98.8 से लेकर 99.9% आयरन होते हैं, ठीक है। इसलिए ढलुआ लोहा कठोर और भंगुर होते हैं, ब्रूटाइल होते हैं। और पिटवा लोहा क्या होता है कि मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेंचिंग प्रॉपर्टी होती है। और लोहा में अगर 0.1 से 1.25% अगर मिला दिया जाए कार्बन तो वह स्टील बन जाता है। और स्टील के बताए हैं कि ध्वनि जो है स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड क्रॉस करती है, जबकि लोहा में 5950। जो रासायनिक अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर दे उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है ना, उसके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, बदलने में सहाय करते हैं कैटलिस्ट। लेकिन जो जैसे कि हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन से जो अमोनिया की हाइबर प्रोसेस से बनता है, उसमें आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम करती है।
लेकिन जो संदमक होता है यानी इनहिबिटेटर, जो रासायनिक अभिक्रिया को कम कर दे, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन के लिए ग्लिसरीन या एसीटामाइड यूज करते हैं। 80 और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें कह रहा है कि एल्केन, एल्किन, अल्काइन। तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, इसलिए n का मान अगर 1 रखेंगे तो CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, 2 रखने पे C2H4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा जिसको एथेन बोलते हैं। तो मेथेन, एथेन, मेथेन हो गया, मिथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या है, एल्केन है। एल्काइन में क्या है, CnH2n-2, और एल्किन में क्या है, CnH2n। इसी में अगर n का मान 2 रखते हैं तो C2H4 जिसको एथिलीन या एसिटिलीन गैस बोलते हैं। और इसमें पूछ रहा है असत्य, तो सारे के सारे सत्य हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं। आज का ये खत्म हुआ, कल हम 81 से लेके 140 तक कवर करेंगे। धन्यवाद।